नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, T+1 सेटलमेंट आगे से आराम से एक्सचेंजेस कर सकते हैं। इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अपना देश उन सेलेक्ट कंट्रीज़ में है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को अप्रूव करने के लिए। प्लस अपने देश की टेक्नोलॉजी को भी हमें साभार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों की बदौलत हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हम कई विकसित देशों से भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन कारनामे करके दिखा देते हैं, बड़े प्यार से वो भी। चलिए समझाते हैं T+1 सेटलमेंट क्या है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये सेटलमेंट होता क्या है और अभी कौन सा सेटलमेंट चल रहा है। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, T+1 और T+2। अभी हमारा जो सेटलमेंट है वो T+2 पे चल रहा है। जैसे कि ये टी का मतलब ट्रेड डे। ट्रेड डे का मतलब होता है कि आज आपने, मान लेता हूं कि आपको कोई शेयर पसंद था, आपने शेयर खरीदा, 10 शेयर आपने खरीद लिया। अब अगले दिन क्या होगा, T+1 डे पे अभी क्या होगा वो हम समझाएंगे। लेकिन होता क्या था, जो ये शेयर आपने 10 खरीदा, ये आपके डीमैट में, डीमैट अकाउंट क्या होता है ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में समझाया है। जहां पर आप ट्रेड करते हो ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जो डीमैट अकाउंट होता है वो आपका CDSL, ठीक है, या फिर NSDL के पास होता है। अब ये लोग जो है आपके शेयर्स को सुरक्षित रखते हैं। ये सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट खोलने का अधिकार है। ठीक है, आपका डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ हो, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मेरा डीमैट यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। जो आपका डीमैट होगा वो आप चेक कर लीजिएगा, CDSL या NSDL के पास होगा। अब होता क्या है यहाँ पर, जब आप 10 शेयर खरीदते हो ना, तो इस शेयर के बदले मान लेते हैं कि 100 रुपये का एक शेयर था, तो यहाँ पर जो आपसे पैसा लिया गया वो जो 1000 रुपये थे, ठीक है, ये 1000 रुपये आपका ब्रोकर आपकी जेब से काट लेगा, प्लस ब्रोकरेज आपसे ले लेगा। ठीक है, ब्रोकरेज आपसे ले लिया। अब जो ब्रोकरेज है वो आपके ब्रोकर की, प्लस सरकार की, सेबी की, इन सब का हो गया। जो चार्जेस वगैरह होते हैं, GST वगैरह, वो सब कट गया। प्लस ये जो 1000 रुपये है ना, ये आपका ब्रोकर आपसे ले लेगा। लेकिन अभी आपके पास शेयर्स आए नहीं है, यानी कि आपके डीमैट में अभी शेयर क्रेडिट नहीं हुआ है, चाहे CDSL के पास हो चाहे NSDL के पास। समझ रहे हैं। अब आपका ब्रोकर क्या करेगा, सामने वाले बंदे से कांटेक्ट करेगा, उसके ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा, उसको बोलेगा भाई साहब ये लीजिए अपना 1000 रुपये, हमें आप शेयर्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि हमें क्रेडिट करना है अपने क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में। तो वो क्या करेगा, वो CDSL से रिक्वेस्ट करेगा उस बंदे का ब्रोकर। मान लेते हैं कि आप ज़ेरोधा में आपका अकाउंट है, उनका अकाउंट अपस्टॉक्स में है। तो अब ज़ेरोधा वाले ने रिक्वेस्ट क्या की रिक्वेस्ट कि भाई साहब हमें आप शेयर्स दीजिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने शेयर खरीदा है, पैसा हमारे पास अवेलेबल है, आप हमको शेयर्स दीजिए। अब अपस्टॉक्स के पास जो क्लाइंट है, वो अपस्टॉक्स वाला क्लाइंट CDSL से बात करेगा, भैया शेयर्स हमको दे दीजिए, पैसा आ चुका है, ठीक है, पैसा हम आपको दे देंगे, शेयर आप दीजिए। तो इधर से बोला जाएगा कि भैया आप हमको पैसा पहले दीजिए, शेयर्स तब हम निकालेंगे। तो इनको पैसा दिया जाएगा, ये शेयर्स निकालेंगे। ये काम यहाँ पर होता था। और अगले दिन सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे के आसपास, ठीक है, दोपहर में, तो ये काम क्रेडिट हो जाता था जब इनके पास शेयर्स थे पहले। मतलब इस बंदे के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर आए, इनके पास पैसा आया, ठीक है, अपस्टॉक्स के पास पैसा आया। अब अपस्टॉक्स अपने क्लाइंट को क्या करेगा, पैसा क्रेडिट करेगा। जो चार्जेस लगा वो अपस्टॉक्स वगैरह ले लेंगे, गवर्नमेंट ले लेगी, से भी मतलब अलग अलग जगहों से एक्सचेंजेस वगैरह ले लेंगे। यहाँ पर एक्सचेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। CDSL का भी अपना एक चार्ज होता है, NSDL का भी अपना एक चार्ज होता है, जिसको आप DP चार्ज के नाम से जानते होंगे जब आप कोई स्टॉक सेल करते हैं तो। ठीक है, तो अब जिसने सेल किया, जैसे कि इस बंदे ने सेल किया, इसको DP चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अकाउंट में आया है। अब जब इस बंदे के पास यही शेयर जाएगा, तो इसका भी शेयर कहाँ पर जा रहा है, CDSL के पास ही जा रहा है। अब CDSL रखने का तो कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन जब आप शेयर बेचोगे, चाहे 1 शेयर बेचो चाहे 100 शेयर बेचो, तो आपसे एक DP चार्ज के रूप में अलग अलग जगहों पे, जैसे ब्रोकर्स अलग अलग तरीके से लगा देते हैं DP चार्ज। कहीं 10 रुपये कटता है, कहीं 15-16, कहीं 20-22 रुपये भी कट जाता है। आपका कितना कटता है ज़रा बताइएगा। ठीक, तो ऐसे ही DP चार्ज लेता है CDSL। उसके बाद एक्सचेंजेस आपसे चार्ज लेते हैं वो ट्रांजैक्शन करवाने के, ब्रोकर्स अपना चार्ज लेते हैं। कुछ ब्रोकर्स तो फ्री में कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद सेबी का अपना चार्ज होता है। उसके अलावा एक्सचेंजेस तो चार्ज लेते ही लेते हैं, आपको ये भी बात पता है। सरकार को GST मिल जाती है। तो एक नटसेल में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो T+1 डे होता था, ये काम यहाँ पर क्या क्या होता था कि CDSL बीच में आ जाता था, या NSDL आप इसको मान सकते हो। ये लोगों के पास जो शेयर्स पड़े होते थे, तो ये बंदा यहाँ पर है और दूसरा बंदा मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये इनके थ्रू यहाँ पर इसका ब्रोकर खड़ा है और यहाँ पर इसका ब्रोकर खड़ा है। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर कनेक्शन होता था। प्लस ये ब्रोकर कहाँ से शेयर्स पाएगा, ये CDSL से शेयर जाएगा इनके पास,
जब ये कंफर्मेशन दे देंगे, ये वाला ब्रोकर कंफर्मेशन दे देगा कि भाई साहब हमारे क्लाइंट ने शेयर निकाल लिए हैं, मतलब अब यहाँ से आप आराम से अपने शेयर्स को एक्सेस कर सकते हो। बड़े प्यार से CDSL और NSDL आपको क्रेडिट और डेबिट का मैसेज भी देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। आपके अकाउंट से जो शेयर है वो डेबिट कर लिया गया है, यहाँ पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। जो बीच का प्रोसेस है वो बड़े आसानी से हो जाता है, हमको ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में चलती हैं। हमको चीज़ें दिखती हैं करे कुछ नहीं, हम तो अगले दिन भी बेच सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो लोग BTST ट्रेड करते हैं ना, उनके साथ यही एक दिक्कत भी है कि जब जब उनको मतलब कभी कभी ऐसा केस हो जाता है लिक्विड स्टॉक्स में या BC ग्रुप के स्टॉक्स में कि आपके पास शेयर्स एक्चुअली में अवेलेबल होते नहीं, क्योंकि जो बंदा आपको देने के लिए वादा किया है, जैसे कि आपने बोला कि मुझे 100 शेयर दो, मैंने बोला हाँ मेरे पास है, मैं बेच दूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो मेरे पास अवेलेबल हो ही नहीं पाया क्योंकि सामने वाला बंदा मुझे एक्सेस नहीं करा पाया। तो T+1 डे पे अभी तक क्या होता था, बड़ी दिक्कतें आ जाती थी, समझ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स के केस में जो थोड़े से कम लिक्विड होते थे। खैर ये सब बातें बाद में हम कभी करेंगे, मैंने इस पर बात भी की हुई है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि हमारा जो ब्रोकर हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, चीज़ें हमको साफ साफ सुथरी दिखाई देती हैं, इतनी आसान होती नहीं, एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट के लिए CDSL और NSDL इन्वॉल्व हैं, सेबी भी इस बीच इन्वॉल्व रहती है, आपको पता ही है, सरकार भी GST के लिए इन्वॉल्व रहती है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, T+1 सेटलमेंट से हमारा क्या गया, हमारा क्या मिला, ठीक है। अब कुछ लोग जो BTST ट्रेड्स कर देते थे, आज खरीदे कल बेच दिए, जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जब भी आ जाती है तो दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है। तो उनको जो है DP चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। जो लोग कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक वरदान है। मान लेते हैं कि आपने मात्र 2000 रुपये के शेयर खरीदे, आपने 1% पे बेच दिया। अब 2000 का 1% काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, उस पर आप ब्रोकरेज के बाद जब 16 रुपये DP चार्ज दे दोगे, आपका प्रॉफिट कुछ बचा नहीं। इसी कारण जो छोटे लोग हैं, मतलब छोटे ट्रेडर्स जो लोग हैं, छोटा कोई एक्चुअली होता नहीं, सब बड़े होते हैं, जो ये छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये एक वरदान टाइप की चीज़ थी कि T+2 सेटलमेंट था। अब ये वरदान थोड़ा सा हट जाएगा क्योंकि अब DP चार्जेस सबको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जिस दिन शेयर को खरीदोगे उसके जस्ट अगले दिन आपके डीमैट में आ ही जाएगा। अब अगर आप उस दिन बेचते हो तो मतलब आप उस शेयर के होल्डर हो, जब आप उस शेयर के होल्डर हो मतलब CDSL में आपका नाम आ चुका है। अब CDSL आपसे 16 रुपये चार्ज ले लेगा, मिनिमम तो 10-15 रुपये जो भी चार्ज लगता है वो तो आपसे DP चार्ज के रूप में ले लेगा। तो ये आपका एक घाटा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ इस सेटलमेंट प्रोसेस से? फ़ायदा ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोई स्टॉक जो है, जैसे कि अभी वेदांत ने डिविडेंड अनाउंस किया, BPCL ने डिविडेंड अनाउंस किया। अब तक क्या होता था कि मान लेते हैं 16 तारीख एक्स डेट है, तो हमको ये शेयर जो है 14 तारीख को खरीद लेना था, क्योंकि 15 तारीख को अगर हम खरीदते तो हमारे पास हमारे डीमैट में 17 तारीख को आता। समझ रहे हैं ना T+2 सेटलमेंट? मैंने जो शुरुआत में समझाया था, ये ट्रेड डे है, ये T+1 है, ये T+2 है। 14 को खरीदा, 16 को आया। अब 16 अगर एक्स डेट है, हमको 14 को खरीदना है। अब क्या होगा, अगर हम 15 को भी खरीदते हैं, 16 को आ गया, 16 को एक्स डेट है, हमको डिविडेंड मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। देखो, तकनीक जब भी कोई एडवांसमेंट पे जाती है, चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो वही चार्ज बढ़ेगा। CDSL NSDL ये शेयर्स, CDSL तो लिस्टेड भी है, इनका डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो इन पर आपकी नज़र तो होनी चाहिए, नज़र तो बहुत दिन से होनी चाहिए। बाकी एक दिक्कत और है कि अलग अलग एक्सचेंजेस, जैसे अपने यहाँ NSE और BSE हैं, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब सेबी ने कहा है कि जो एक्सचेंज है वो इसको आराम से अलाउ कर सकता है, T+2 की जगह T+1 कर सकता है। अब अगर सोचिए NSE ने बोल दिया कि हम T+1 करेंगे, BSE ने बोल दिया हमारा T+2 ही रहेगा, तो भी हम आपको दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी? होता क्या है, अभी तक आपको ये बात पता भी होगी कि अगर आपके डीमैट में शेयर्स हैं, ठीक है, आपने कोई शेयर होल्ड कर लिया, आज खरीदा और आपको कल या उसके बाद बेचना है, तो आपके अगर डीमैट में शेयर आ गया है, समझ रहे हैं, कल नहीं मतलब आपके डीमैट में जब शेयर आ जाए तो आप उसको किसी भी एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हो। मतलब कि खरीदा आपने भले NSE पर है, ठीक है, आप उसको BSE पर भी बेच सकते हो। लेकिन सोचिए कि जब NSE T+1 सेटलमेंट लागू कर देगी और BSE T+2 लागू किया रहेगा, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जो शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं वो T+1 में सब सेटल होंगे, जो यहाँ पर खरीदे गए हैं वो T+2 में सेटल होंगे। तो यहाँ पर इन एक्सचेंजेस को भी समन्वय बिठाना होगा, चीज़ें हमारे फेवर में करनी होंगी। हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, चीज़ें काम कर जाएंगी। मेरे हिसाब से ये फैसला ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा ही है। हम आपके पक्ष में, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए था कि वो इस चीज़ को कैसे डॉज कर जाएं। बाकी जब चीज़ें फेवर में की जाती हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। मेरे हिसाब से ये डिसीजन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिसीजन है। आपको क्या लगता है, आप ज़रा बताइएगा। और T+1 सेटलमेंट से हम एक एडवांस ट्रेडिंग कंट्री बन रहे हैं, अच्छी बात है। तकनीकी रूप से आगे हो जाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन रियलिटी और भी कुछ जगहों पर छुपी होती है। जैसे कि
जो यहाँ पर फ्रॉड वगैरह होते हैं उसको भी आप रिटेल ट्रेडर के हाथों से निकालिए, क्योंकि बेचारा वहीं पर फंसा रहता है, उसको वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए नीचे ज़रूर पूछेगा, हम आपके लिए वीडियो हाजिर करेंगे। अगर समझाने में या समझने में आपको कोई कठिनाई आई हो तो ज़रूर पूछेगा सवाल, हम अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 3 दिन की छुट्टी है, मज़े लूटेंगे, मिलेंगे फिर से। नमस्कार, आपका आभार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।